हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी में रिवीजन चल रहा है आपके। सर पढ़ाई ही चल रही है। एंड सर सबसे बड़ी बात यह है कि रिवीजन लेक्चर्स की वजह से आपका सिलेबस जो है वो आपके कंट्रोल में आ रहा है, विच इज वेरी एसेंशियल इन सीए एग्जाम्स। तो सरकार आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। सर 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर पढ़ाई जो आप कर रहे हो वो आपके एंड पे कंप्लीट होना इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड सर ये रिवीजन लेक्चर्स को जितनी बार आप ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन से सुनेंगे, उतना ही सिलेबस आपके कंट्रोल में आता जाएगा। एंड सर चुटकियों में चैप्टर खत्म होंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि सर अल्टीमेटली सर बिफोर एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स रिवीजन अच्छे से होना, इफेक्टिव होना इज सबसे इंपॉर्टेंट। ओके तो सर सीएमए के इंटरमीडिएट के दोस्तों शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 को। और हाँ सर, इन रिवीजन लेक्चर्स को अगर आपने 2-3 बार देख डाला तो लाइफ जिंगा लाला। आइए सर चैप्टर नंबर 11, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सर सेक्शन नंबर 31 बोलता है क्या टैक्स इनवॉइस। अच्छा आप मुझे बताइए किसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है? सर कब इशू करना पड़ता है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। जो एग्जाम सप्लाई कर रहा है उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। एंड सर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। बिल ऑफ सप्लाई के अंदर आप टैक्स का अमाउंट नहीं लिख सकते बिल के ऊपर। सर ध्यान दीजिएगा, टैक्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा? सबसे पहली बात सर, टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस। इन केस ऑफ गुड्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड सर ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स। जहां पर भी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में सर जब आपने गुड्स अवेलेबल करवाया कस्टमर को, व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, सर उस टाइम या उससे पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। सर ये था गुड्स की बात। पर सर सर्विसेज के केस में 30 दिन का वक्त मिलता है। सर इन केस ऑफ सर्विसेज इनवॉइस कैन बी इशूड विद इन 30 डेज। इनवॉइस कैन बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब जब सर्विसेज कंप्लीट करी उसके 30 डेज के अंदर आप बिल इशू कर सकते हो। और सर अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी हो या कोई इंश्योरेंस कंपनी, तो ऐसे केस में 45 डेज का टाइम दिया गया है टू इशू द इनवॉइस। ओके सर अब बात आती है क्या, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200, आई रिपीट, वैल्यू ऑफ सप्लाई भले वो गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, इज लेस देन ₹200, तो ऐसे केस में इनवॉइस नहीं भी इश्यू करोगे चल जाएगा। बट ऐसे केस में सर अगर कस्टमर रजिस्टर्ड है तो बिल इशू करना कंपलसरी है। सेकंड थिंग, कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में आप बिल इशू नहीं करेंगे चल जाएगा। पर अगर कस्टमर मांगता है कि मेरे को बिल चाहिए तो आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। सेकंड बात सर, यहां पर हर ट्रांजैक्शन पे जो 200 रुपए से कम का वैल्यू है उस पर टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो। पर आपको डे एंड पर जब दिन खत्म होगा तब एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस तो इशू करना पड़ेगा, सो दैट पूरे दिन में कितना सेल हुआ इस तरह का उसका रिकॉर्ड तो रहे बेटा आपके पास। क्लियर, डन। देन सर आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो, या फिर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है। बात हमने कर ली ऑलरेडी। देन अगर आपको कभी भी एडवांस रिसीव होता है तो ऐसे केस में आपको जो डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है वो होता है क्या, रिसीट वाउचर। अगर मान लो आपको एडवांस में से कुछ रिफंड देना पड़ गया, एडवांस आया था 10 करोड़ रुपया और सर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, किसी वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है, आपको रिफंड करे तो ऐसे केस में आपको देना पड़ेगा क्या, रिफंड वाउचर देना पड़ेगा। सर अगर आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है जिसमें सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है रेसिपिएंट वो खुद पे इनवॉइस इश्यू करेगा। प्लस ध्यान देना, जब भी आप सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो तो ऐसे केस में जब भी आप सप्लायर को पेमेंट करेंगे तब तो आप उसको पेमेंट वाउचर इशू करेंगे। सर याद आ रहा होगा लेक्चर के अंदर जो भी हमने पढ़ा था सर वो। क्लियर सर। प्लस अगर कभी भी कोई भी गुड्स क्या हुआ, अगर आपने कोई भी गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेस पे भेजा है बेटा तो सर आप डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेजेंगे। सर जब भी गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेस पे होता है तो आप केस जब रिमूव हो रहा है तब डिलीवरी चालान इशू करेंगे। और अगर उसने अप्रूवल दे दी तो ऐसे केस में आप उस टाइम पे टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। पर टैक्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा सर, या तो सप्लाई हो गया या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, सर उस टाइम पे आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम 6 महीने इंतजार कर सकते हो रिमूवल के बाद से, तो 6 महीने के अंदर इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो सर ये मान लेंगे सप्लाई हो गया, इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। तो सर जब या तो सप्लाई हो गया मतलब उसने अप्रूवल दे दी वो दिन, या 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस कब इश्यू करना होता है सर इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, सर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि या तो पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा सप्लायर रेसिपिएंट को सर, या फिर पीरियडिकल पेमेंट करेगा कौन, रेसिपिएंट सप्लायर को। तो सर या तो सप्लायर पीरियडिकल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर रहा है या रेसिपिएंट पीरियडिकल पेमेंट कर रहा है सप्लायर को, तो सर उस टाइम पे उतने अमाउंट का आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जितने अमाउंट का सर
ईच टाइम आप स्टेटमेंट इशू करते हो या पेमेंट रिसीव करते हो तो उतना उतना अमाउंट का आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उस दिन या उससे पहले। ओके डन। पर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के केस में क्या कहें सर, देखना ध्यान से क्या बोलता है। अच्छा पहली बात तो कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस क्या होती है, एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस। और कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है, फर्स्ट, इसमें 3 केस है। फर्स्ट केस, अगर कस्टमर को पेमेंट करने का ड्यू डेट फिक्स है, जैसे टेलीफोन बिल में होता है ना ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स होता है सर, तो सर वो ड्यू डेट या उससे पहले पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उसके लिए। सेकंड केस, अगर कोई इवेंट फिक्स है जिसके होने पर रेसिपिएंट पर लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो ऐसे केस में जिस दिन वो इवेंट हुआ है उससे पहले पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विस, सर 3 फ्लोर कंप्लीट तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिस दिन 3 फ्लोर कंप्लीट हो गए उस दिन मान लेंगे कि जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उतना अमाउंट की सर्विस कंप्लीट हो गई है, उस दिन उतना अमाउंट का पेमेंट आपको, उतना अमाउंट का आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा उस दिन या उससे पहले। एंड सर ना ड्यू डेट फिक्स है ना कोई ऐसा इवेंट फिक्स है, तो ऐसे केस में जब भी रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब उतना अमाउंट का उस दिन या उससे पहले पहले इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सप्लायर को, मतलब यहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। क्लियर। अब इनवॉइस का मैनर क्या है इशू करने का, सर गुड्स के केस में 3 कॉपी में इनवॉइस इशू होता है, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर असेसी हिमसेल्फ, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज 2 कॉपी में बिल इशू का, ओरिजिनल फॉर कस्टमर मतलब रेसिपिएंट जो बायर है, एंड सर एंड डुप्लीकेट फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस। क्लियर डन। सर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सर 2 चॉइस होती है, या तो आप आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करो या फिर आप बॉन्ड या एलयूटी साइन कर दीजिए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप गुड्स को सप्लाई कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको बिल के ऊपर लिखना पड़ेगा कि क्या ऑप्शन आपने लिया है सर, तो अगर आपने टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया तो यहां लिखेंगे सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और सर अगर आपने बॉन्ड किया है तो सप्लाईमेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ये आपको इनवॉइस के ऊपर लिखना पड़ेगा। सरकार आइए रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है सर, मान लो सर आप पे लायबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन आई थी 14 फेब को, अरे लकी डे आपका सर, सोच रहे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर क्यों दिल जला रहे हो, हम सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ टाइम मिल पाता है। सर कोई बात नहीं, तो भी सर पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सर मेरा पॉइंट आपसे 14 फेब जिंदगी में कभी तो आएगी सर आपके लिए भी। सर तारीख की बात कर रहा हूं और किसी बात नहीं कर रहा मैं। 14 फेब मान लो आपकी सर्विसेज क्या हो गई, सॉरी आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए, इतना डिमांड कि सर टर्नओवर क्रॉस हो गया। सर 14 फेब को आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए और सर आपने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और मान लो 6 मार्च को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो 14 फेब से लेकर 6 मार्च के बीच में जो भी आपने सप्लाई किए उनके टाइम उसके लिए आपको सर जो भी आपने बिल इशू किया होगा उसका रेफरेंस देते हुए जिस दिन 6 मार्च को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके 1 महीने के अंदर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। क्लियर। और रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करके उसमें टैक्स का अमाउंट लिख देना और उस टैक्स इनवॉइस के बेस पे रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर। अब देखा क्या कंटेंट ऑफ द इनवॉइसेस और वाउचर्स, ये सब इनवॉइस में क्या क्या लिखना पड़ता है वो सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है जो आपको ऑलरेडी आती है, कोई खास बात नहीं सर इसके अंदर। आइए नंबर ऑफ HSN डिजिट्स रिक्वायर्ड ऑन टैक्स इनवॉइस। सर ध्यान देना बेटा, अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ था तो केवल 4 डिजिट HSN कोड लिखना है आपको, पर अगर मोर देन ₹5 करोड़ अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर था तो 6 डिजिट HSN कोड लिखना पड़ेगा। प्लस यहां लिख दिया क्या, अगर आपके कस्टमर सारे ही अनरजिस्टर्ड है, कस्टमर कौन है अनरजिस्टर्ड है और आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ था, तो ऐसे केस में आप उस अनरजिस्टर्ड कस्टमर को जो टैक्स इनवॉइस इशू करे उसमें HSN कोड नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, HSN कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। एंड सर जो यहां मैंने बताया सेम प्रोविजन अप्लाइज फॉर बिल ऑफ सप्लाई ऑल्सो, अगर आप एग्जाम सप्लाई करो तो भी अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ था तो 4 डिजिट नहीं तो 6 डिजिट, और अगर कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में आप चाहे तो कोई भी HSN कोड नहीं लिखेंगे चल जाएगा बिल ऑफ सप्लाई में भी। सर अब आ रहा है क्या डायनामिक QR कोड। सरकार अगर आप B2C सप्लाई करो, कस्टमर कौन है अनरजिस्टर्ड है, और सर दिल थाम के सुनिएगा मेरी बात को अच्छे से, अगर 2017-18 ऑनवर्ड्स किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में अगर आपका सर इन एनी ऑफ द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस हो गया था तो ऐसे केस में आप पर ये प्रोविजंस ऑफ डायनामिक QR कोड अप्लाई होंगे और डायनामिक QR कोड प्रोविजंस जो है वो अप्लाई होंगे अगर आप B2C का इनवॉइस इशू कर रहे हो, मतलब अगर आपके कस्टमर कौन है अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में जो भी आप इनवॉइस इशू कर रहे हो कस्टमर को, सर उस कस्टमर को सर आप जो इनवॉइस इशू करेंगे उस पर डायनामिक QR कोड मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा डायनामिक QR कोड क्या होता है भाई, सर आपको याद होगा सर डायनामिक QR कोड क्यों लाया गवर्नमेंट, सर सो दैट कस्टमर डायनामिक QR कोड को स्कैन करे और डायरेक्ट वन शॉट में पेमेंट हो जाए। सर जैसे आजकल आप दुकानों पे जाते होंगे सर, वहां पे पेटीएम या गूगल पे का जो ऑप्शन आता है सर उसमें वो होता है स्टैटिक QR कोड, सर उसको स्कैन करेंगे
उसके बाद आपको जो पेमेंट करना होता है तो वो अमाउंट आप टाइप करते हो उसमें, जैसे 215 पे करना तो 215 आप टाइप करेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे। सर यहाँ पर उसका इनवॉइस जो है वो लिंक होगा डायनेमिक क्यूआर कोड से, बड़े लोगों पे एप्लीकेबल है, 500 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों पे एप्लीकेबल है सर। ये B2C सप्लाई के केस में डायरेक्ट कस्टमर स्कैन करेगा और 1 गो में पेमेंट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायनेमिक क्यूआर कोड। पर सर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस सर इन फॉलोइंग केसेस में एप्लीकेबल नहीं है: इंश्योर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर जैसे एयरलाइंस वगैरह हो गई सर, ट्रेन वगैरह हो गया। देन सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ cinematographic film in multiplex screens and supplier of OIDR service located in non taxable territories out of India सर्विसेज दे रहे, जैसे netflix.com का आपने सब्सक्रिप्शन लिया, यहाँ पे डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सर यहाँ बोल दिया क्या, एक और बात, अगर मान लो आपने बिल पर डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट नहीं किया, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डायनामिक क्यूआर कोड इन द इनवॉइस, आपने कस्टमर को अगर कोई डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया बिफोर द इश्यू ऑफ इनवॉइस सो दैट उसको स्कैन करके वो पेमेंट कर पाए, तो भी चलेगा। हम मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की कंडीशन को फुलफिल किया है। बस कंडीशन क्या है सर, उस इनवॉइस पे आपको पेमेंट जो कस्टमर ने किया उसका क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा। क्लियर, डन। और ध्यान बेटा, डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस कंपल्सरीली हिंदुस्तान में एप्लीकेबल हो गए 1 अक्टूबर 2021 से। अब आइए, जब ये डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे थे तब हिंदुस्तान में अंदर कोई कंफ्यूजन थे, कुछ डाउट्स थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, क्लेरिफाई किया थ्रू सम 2 सर्कुलर इशू किए। हम पहले सर्कुलर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात सर, किन इनवॉइसेस पर ये प्रोविजन अप्लाई होता है? सर B2C सप्लाई, कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड है तो अप्लाई होगा। पर हाँ ध्यान देना बेटा, सर अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है, कोई गुड्स या सर्विस अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो भले ही कस्टमर अनरजिस्टर्ड है क्योंकि कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है, पर फिर भी वहां पर उसको B2B का ट्रांजैक्शन मानते हैं सर, वहां डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड थिंग, व्हाट ऑल पैरामीटर्स और डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर्ड इन द डायनामिक क्यूआर कोड? सर ये डायनामिक क्यूआर कोड में इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी पड़ेगी। क्या क्या? सप्लायर का GST नंबर, सप्लायर का UPI ID, देन पेज बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू एंड GST along with the breakup CGST, IGST, SGST says क्या है सर? Further dynamic QR code should be such that it can be scanned to make the digital payment. Obviously purpose of dynamic QR code वही है सर। Then सर यह लिखा है क्या, अगर कस्टमर को आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनामिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया पर आपने बिल पे प्रिंट नहीं किया, डायनामिक क्यूआर कोड चलेगा क्या? सर आंसर क्या है? यस सर। यह बोला है क्या, अगर आपने कस्टमर को डायनामिक क्यूआर कोड का सर डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू अवेलेबिलिटी करा दी जिसको कस्टमर स्कैन करके पेमेंट कर सकता है, जैसे आप कभी बिग बाजार या स्मार्ट बाजार जाएंगे तो सर देखना जो पॉस मशीन होती है ना पेमेंट की, सर उस पेमेंट की मशीन पे एक डायनामिक क्यूआर कोड आता है, उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। अब आपकी चॉइस है, पेमेंट कैश में करना है आप करिए, नेट बैंकिंग से करना है करिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना है करो, आपकी चॉइस है, पर उसको ऑप्शन देना पड़ेगा सर। तो ऐसे केस में डायनामिक क्यूआर कोड का अगर उसने डायनामिक क्यूआर कोड किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू भी उसने प्रोवाइड करा दिया, क्लियर, पर उसने पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस अगर दे दिया तो मान लेंगे डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन को उसने फॉलो किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखना बिल के ऊपर सर क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट होना चाहिए सर। नेक्स्ट, if the supplier makes available to the customer an electronic mode of payment like UPI collect, UPI intent or similar other mode of payment through mobile application or computer based application where though dynamic QR code is not displayed but the details of merchant as well as transactions are displayed sir और कैप्चर्ड अदरवाइज, हाउ कैन द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड एज पर द नोटिफिकेशन कंप्लाइड विद? मतलब आपने पेमेंट के लिए कस्टमर को ऑनलाइन फैसिलिटी सारी दे रखी है, तो ऐसे केस में आप जस्ट पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस, अगर आपने क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट अगर दे दिया है तो ऐसे केस में मान लेंगे कि आपने डायनामिक क्यूआर कोड प्रोविजन को फॉलो किया है। क्लियर, कुल मिला के सर पर्पज ऑफ दिस डायनामिक क्यूआर कोड इज दैट कि कस्टमर को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा बिफोर इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्लियर, सो दैट वो पेमेंट कर पाए। प्लस सर जो पेमेंट उसने किया उसका क्रॉस रेफरेंस आपको इनवॉइस पे देना पड़ेगा सरकार। आइए, पर हाँ ध्यान देना बेटा, अगर आपने कस्टमर से पेमेंट जो आप ले रहे हो वो बाद में ले रहे हो, बिल इनवॉइस जनरेट होने के बाद, सर इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर द जनरेशन और इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस द सप्लायर शेल प्रोवाइड डायनामिक क्यूआर कोड ऑन द इनवॉइस। मतलब अगर कस्टमर से पेमेंट पहले ले रहे हो फिर बिल प्रिंट हो रहा है तो डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू प्रोवाइड कर दीजिए, पर अगर कस्टमर बिल प्रिंट होने के बाद पेमेंट करता है तो डायनामिक क्यूआर कोड बिल पे होना चाहिए बेटा सर, क्योंकि सर अगर कस्टमर पहले पेमेंट कर रहा है तो उसका क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट आप दे सकते हो बिल पे, वो अगर पेमेंट पहले नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में आपको डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज जनरेशन और प्रिंटिंग ऑफ डायनामिक क्यूआर कोड ऑन B2C सप्लाईज मैंडेटरी फॉर प्रीपेड इनवॉइसेज, दैट इज वेयर पेमेंट हैज बीन मेड बिफोर इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइस। सर अगर आपका कस्टमर ने प्रीपेड कर दिया, पेमेंट पहले ही कर दिया, तो ऐसे केस में डायनामिक क्यूआर कोड का कोई रोल ही नहीं सर, तो वहां पे क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट अगर आपने दे दिया है तो सर ये मान लेंगे कि आपने डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस को फॉलो कर लिया साहब। देन वंस द ई-कॉमर्स ऑपरेटर और द ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज कंप्लाइड विद द डायनामिक क्यूआर कोड, मान लो आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कुछ परचेज किया और उसने डायनामिक क्यूआर कोड के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है, विल द सप्लायर्स यूजिंग सच ई-कॉमर्स पोर्टल, जो अमेजन के थ्रू सप्लाई करा, जो एक्चुअली सप्लायर है सर, और एप्लीकेशन फॉर सप्लाईज
will that supplier जो actual supplier का मेजर के थ्रू still be required to comply with the requirement of dynamic QR code? Answer is yes. Sir, हर supplier और registered person जिसका aggregate turnover during the any of the preceding financial year from 2017-18 onwards exceed किया है 500 करोड़, उस पर डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई होंगे अगर वो B2C सप्लाई करता तो भले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने या जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसने डायनामिक क्यूआर कोड प्रोवाइड कर दिया और फिर भी सप्लायर को अपने बिल पे डायनामिक क्यूआर कोड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. सर आइए एक और सर्कुलर ने कुछ क्लेरिफिकेशंस दिए, वो भी हम देख लेते हैं सर. फर्स्ट, वेदर डायनामिक क्यूआर कोड इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस इशूड टू अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड अ यूआईएन. सर यूनिक आइडेंटिटी नंबर अगर है, जैसे यूएनओ वगैरह हो गया बेटा, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ हो गई बेटा, सर इनको फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता है. इनका यूआईएन होल्डर है ये लोग, पर रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन जो दे रखी जीएसटी के अंदर, दैट डेफिनेशन एक्सक्लूड्स द पर्सन होल्डिंग यूआईएन नंबर, इसलिए उनको अनरजिस्टर्ड पर्सन माना जाता है. और अगर आप उनको बिल इश्यू करो तो डायनामिक क्यूआर कोड आपके पास होना चाहिए इनवॉइस पर. सेकंड, यूपीआई आईडी इज लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई or person collecting the money. Whether bank account and IFSC details also need to be provided separately in the dynamic QR code along with the UPI ID. ये डाउट क्यों आया उसका कारण बताता हूं मैं आपको. ऊपर देखिए बेटा, जो लास्ट सर्कुलर पढ़ा था उसमें हमने देखा था what all parameters are required to be captured on the dynamic QR code. तो यहाँ पे लिखा था UPI ID भी होना चाहिए और पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड भी होना चाहिए साहब. तो सर्कुलर ने बोला है साहब, जब अगर UPI ID है, और UPI ID तो पता है आपको एक ही बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जब यूपीआई आईडी लिंक है साहब तो अलग से बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देने की जरूरत नहीं है. इसने ये क्लेरिफाई कर दिया, मे नॉट बी प्रोवाइडेड इन द डायनामिक क्यूआर कोड. नेक्स्ट, इन केस वेयर पेमेंट इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स. सर मैं बताता हूं आपको, मान लो मैं सप्लायर हूं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो, या आप मेरे एजेंट हो और कोई थर्ड पर्सन कस्टमर है, और कस्टमर जो है वो डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है ईसीओ को या मेरे एजेंट को, मैंने उसको ऑथराइज किया है, तो मेरे बिहाफ पे वो लोग पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं. अब सर मेरी बात समझना, सर आप जो पेमेंट करोगे, कस्टमर जो पेमेंट करेंगे वो उस एजेंट या ईसीओ को पे करेगा. अब सर डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर जो अकाउंट नंबर देना है, यूपीआई आईडी देना है, वो मेरा देना है कि उनका देना है? अरे भाई जब पेमेंट वो कलेक्ट कर रहे हैं, मैंने उनको ऑथराइज किया, तो उनका यूपीआई आईडी देंगे ना, मेरा थोड़ा देंगे सर. तो यहाँ पे क्लेरिफाई किया कि यस सर, इंस्टेड ऑफ यूपीआई आईडी ऑफ सप्लायर, सर यूपीआई आईडी ऑफ सच पर्सन मे बी प्रोवाइडेड इन द डायनेमिक क्यूआर कोड. जो पर्सन कलेक्ट कर रहा है पेमेंट, सो दैट जिसका अकाउंट लिंक हो उसी अकाउंट में से आएगा ना बेटा, इसलिए. नेक्स्ट सर, अगर आपने कोई सर्विस एक्सपोर्ट करी, सुनना बात को ध्यान से, या आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया तो उसको B2B सप्लाई मानते हैं और वहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते. पर सर अगर मान लो कोई सर्विस जिसका कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है, पेमेंट वो आरबीआई के ऑथोराइज्ड चैनल के थ्रू, अप्रूव्ड मीडियम के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, पर सर उस सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है. अब वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो सीए फाइनल, आप सीए में फाइनल जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको. पर कुल मिला के वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन की सारी कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं. तो सर अगर वो पेमेंट आउट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं थ्रू अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट थ्रू आरबीआई, सर आरबीआई ने जो अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट करके उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, कस्टमर अगर आउट ऑफ इंडिया है, तो भले ही वो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन नहीं आ रही है, फिर भी डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्योंकि सर जो कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है वो कैसे उस डायनेमिक क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट कर पाएगा? जो कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है वो डायनेमिक क्यूआर कोड यूज करके सर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में पेमेंट कर ही नहीं सकता है सर, बैंकिंग चैनल अलाउ ही नहीं करता है. तो इसलिए वहां सर देयर इज नो नीड ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड, ऐसा सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया. ऑल्दो वो कस्टमर अनरजिस्टर्ड फिर भी डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं चाहिए, फिर ऑल्दो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में भी नहीं आ रहा तो भी चलेगा सर, डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं चाहिए. नेक्स्ट सर ये बोला है क्या, अब क्या होता है सर, आप अगर कभी कभी आप जैसे स्मार्ट बाजार, बिग बाजार कभी जाएंगे सर, अभी जैसे इन्होंने बताया साहब कि डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, यहाँ पे what all parameters or details are required to be captured in the dynamic QR code. यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, वन ऑफ द कंडीशन क्या लिखी सर, इनवॉइस नंबर एंड इनवॉइस डेट भी लिखना पड़ेगा साहब. अब सर बिग बाजार अगर आप कभी गए हो, स्मार्ट बाजार अगर आप कभी गए हो, तो आप देखना जब आप बहुत सारा शॉपिंग करते हो, वो ट्रॉली भर के आप सामान लेके आते हो, वो सर हर एक गुड्स को स्कैन करते हैं और बताते हैं इतना पेमेंट हुआ है, मान लो 14,224 इतना पेमेंट आपका हुआ है साहब. पहले आप पे करेंगे, उसके बाद वो इनवॉइस प्रिंट करते हैं, क्योंकि जब पेमेंट करते हो तो पता पड़ता है यार ये तो एक पे एक फ्री था, ये तो ऑफर तो मिल ही नहीं रहा है, सर इसको कैंसिल कर दो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. तो सर अगर मान लो पहले बिल प्रिंट कर दे, फिर पेमेंट देते हुए आप बोल दो नहीं ये मेरे को तो ये नहीं चाहिए, तो उनका तो बिल इश्यू किया हुआ सब क्रेडिट नोट इश्यू करना कितना काम फैल जाएगा सर उनके लिए. इसलिए सर वो लोग क्या करते हैं, पहले आपसे पेमेंट मांगते हैं कि पेमेंट पहले दो साहब और फिर हम बिल इश्यू करेंगे आपको.
है ना। अब सर अगर पेमेंट पहले कराएंगे तो सर डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, डायनामिक क्यूआर कोड आपको अवेलेबल करवा देते हैं। अब सर डायनामिक क्यूआर कोड आपको अवेलेबल करा दिया तो ठीक है, पर उस डायनामिक क्यूआर कोड में इनवॉइस नंबर तो होगा नहीं सब। क्यों नहीं होगा इनवॉइस नंबर? क्योंकि इनवॉइस जनरेट ही नहीं हुआ है। इनवॉइस तो आप पेमेंट करोगे उसके बाद जनरेट होगा। तो सर इस सर्कुलर के इस क्वेश्चन ने यही पूछा है कि ऐसे केसेस में क्या होगा जहां पे कस्टमर से जब पेमेंट हम पहले ले रहे उसके बाद बिल इशू करते तो सर ऐसे केस में इनवॉइस नंबर कैसे लिखेंगे सर? तो यहां बोल दिया क्या सर, हर ऑर्डर का एक यूनिक ऑर्डर आईडी नंबर होता है, वो यूनिक सेल्फ रेफरेंस नंबर होता है, आप वो प्रोवाइड करते हैं, नाम मान लेंगे अपना इनवॉइस नंबर दे दिया सर, उसके बाद आप इनवॉइस प्रिंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान देना जो आपका इनवॉइस होगा उसमें यूनिक ऑर्डर आईडी और सेल्स रेफरेंस नंबर भी होना चाहिए एंड क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे पेमेंट हुआ है साहब। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं मालिक। देन सर अगर मान लो आपसे कस्टमर ने मान लो मैं कस्टमर हूं, आप सप्लायर हो, आपको मैंने एडवांस में कुछ पेमेंट ऑलरेडी दे रखा है साहब, या मेरे पास कोई डिस्काउंट वाउचर है या कूपन है जिसकी वजह से कुछ डिस्काउंट होने वाला है। अब सर 10,000 का बिल था, उसमें 3,000 रुपए डिस्काउंट मिलने वाला है, 3,000 रुपए मैंने कोई एडजस्टमेंट है, कोई एडवांस दे रखा है, किसी भी वजह से अल्टीमेटली मुझे पेमेंट कितना करना है 7,000 का। अब आपने इनवॉइस जो इशू किया है वो तो किया कितने का? पूरे 10,000 का। पेमेंट जो मुझे करना है वो केवल 7,000 का करना है। तो इस क्वेश्चन ने पूछा कि सर डायनामिक क्यूआर कोड के अंदर जो अमाउंट हम लिंक करेंगे वो 10,000 लिंक करे या केवल 7,000 लिंक करे। आप खुद मुझे बताओ, डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट वन शॉट में करना है, वही तो सिस्टम होना चाहिए सर। तो पेमेंट कितना करना है? 7,000 करना है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने सर्कुलर देके बोला क्या सर, जो आप डायनेमिक क्यूआर कोड के अंदर अमाउंट लिंक करेंगे वो अमाउंट उतना ही लिंक करना जितना कस्टमर को पे करना है। अगर कोई एडजस्टमेंट के थ्रू एडजस्ट हो रहा है, कोई एडवांस के थ्रू एडजस्ट हो रहा है या वाउचर या कूपन की वजह से एडजस्ट हो रहा है, तो जो नेट अमाउंट पेएबल आ रहा है उतना ही एडजस्ट करिएगा आप। क्लियर? उतना ही अमाउंट डायनेमिक क्यूआर कोड में लिंक करिएगा क्योंकि उतना ही अमाउंट कस्टमर पे करने वाला। भारत माता की जय। ये डायनेमिक क्यूआर कोड के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं। अब आइए भाई साहब अगला पॉइंट, ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट। या बोल दिया कि जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर एक्सीड करता है कितना 20 करोड़, तो उस असेसिंग पर ये ई इनवॉइस के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। अगर वो B2B सप्लाई कर रहा है तो क्या कर रहा है साहब? B2B मतलब कस्टमर उसका कौन है? रजिस्टर्ड है, या फिर वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सर अगर वो B2B सप्लाई कर रहा है, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में सर ई इनवॉइस का रिक्वायरमेंट होगी। अब ई इनवॉइस क्या होता है? गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट दे रखी है, 10 वेबसाइट है गवर्नमेंट की सर, वहां आप जाएंगे, वहां पे एक इनवॉइस का फॉर्मेट दे रखा है, इनफॉर्म नंबर GST INV 01, उसमें इनवॉइस से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे एंड सर वहां पर जब इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे तब एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा सर, वो क्यूआर कोड लिंक हो जाएगा इनवॉइस से और वो इनवॉइस भेज देना आप कस्टमर को। ये हो गया ई इनवॉइस का रिक्वायरमेंट पूरा। क्लियर? सर वो जैसे आप इन GST INV 01 नंबर फॉर्म से इनवॉइस फिल कर देंगे, इनवॉइस डिटेल सारी फिल कर देंगे सर, आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिल जाएगा एंड सर इनवॉइस नंबर रेफरेंस नंबर के थ्रू आपको डायनेमिक आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, वो इनवॉइस पे लगा देना, वो हो गया आपका क्या ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट। दैट्स इट सर। पर देना 20 करोड़ का लिमिट है, डायनेमिक क्यूआर कोड में 500 करोड़ का लिमिट था सर, वो B2C सप्लाई के केस में था। ये B2B ट्रांजेक्शन और एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल होता है। पर हाँ, दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द फॉलोइंग पर्संस। फर्स्ट क्या है? SEZ यूनिट। SEZ यूनिट डेवलपर पे एप्लीकेबल है सर, SEZ यूनिट पे एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर सर, एडमिशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी, इन पे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं। अच्छा सर आप देखेंगे तो वहां पर ये 4 पॉइंट तो वहां पे भी थे सर, वहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, कौन सा? OIDA सर्विस सप्लायर्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हैं। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, एक तो SEZ यूनिट और एक और कौन है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर ये B2B सप्लाई करे तो भी इनको सर ई इनवॉइस के प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ लिख दिया क्या? अगर आपने अच्छा कमिश्नर गवर्नमेंट को पावर दिया हुआ है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, कमिश्नर के पास पावर की हो जाए तो कुछ कैटेगरी ऑफ पर्संस को एग्जाम कर सकता है कि ठीक है आपको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस सर जहां पे ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे अगर आपने ई इनवॉइस के अलावा किसी और तरीके से इनवॉइस इशू कर दिया, मतलब ई इनवॉइस फॉलो नहीं किया, तो ऐसे केस में उसको इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। मेरे मतलब मान लो मेरे पे ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं और मैंने ई इनवॉइस के प्रोविजंस फॉलो नहीं करे, नॉर्मल इनवॉइस इशू कर दिया, तो कस्टमर को जिसको मैंने बिल दिया है ये मानेंगे मैंने बिल ही नहीं दिया और कस्टमर को उस बिल के बेस पे कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं, कोई ITC नहीं मिलेगा क्योंकि वो बिल ही नहीं है। प्लस सर जब मैंने इनवॉइस इशू किया है ई इनवॉइस के फॉर्म में तो मेरे को डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट फॉर्म में बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब सब आइए कहां पर? नेक्स्ट प्रोविजन, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। सर ये डायनामिक क्यूआर कोड और ई इनवॉइस के प्रोविजन खत्म होते हैं। अब आइए छोटे छोटे पॉइंट और है सर। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है सर? अरे भाई मेरी दुकान है और मेरे कस्टमर को अनरजिस्टर्ड है और सर मैं कुछ गुड्स एग्जाम बेचता हूं, कुछ गुड्स टैक्सल बेचता हूं, तो मैं चाहता हूं सिंगल इनवॉइस इशू कर सकता हूं, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई एज पर रूल नंबर 46A।
क्लियर, डन। अच्छा सर, अब मेरे को आपने एडवांस दिया, एडवांस टाइम में मैं आपको रिसीट वाउचर इशू करता हूं। अब जब रिसीट वाउचर में इशू करूंगा उसमें टैक्स का अमाउंट भी लिखना पड़ता है। अब सर मैंने सर्विसेज सप्लाई करना था आपको और आपने मेरे को सर्विसेज के लिए एडवांस दिया, पर ये डिफाइन नहीं था कि साहब मैं 10 तरह की सर्विस देता हूं, किसी सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स 5% है, किस पे 18 है, किस पे 12 है, किस पे 28 है। अब आप मेरे से कौन सी सर्विस लेंगे अभी डिफाइन नहीं, बाद में पता पड़ेगा। तो अभी मैं कौन सा रेट से टैक्स पे करूं एडवांस पर, तो गवर्नमेंट ने एक बार बोल दिया क्या 18%। एंड सर अगर सप्लाई इंटरेस्टेड होने वाला है, इंटरेस्टेड होने वाला है, ये डिफाइन नहीं है एडवांस टाइम पे, तो एक बार उसको इंटर मानते हुए आईजीएसटी पे कर दो, भारत माता की जय करो। अब आइए क्या सर, इश्यू ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस। सर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया क्या आप हर ट्रांजेक्शन में बिल इशू नहीं करेंगे, चल जाएगा। आप मंथली कंसोलिडेटेड एक सिंगल इनवॉइस भी इशू कर देंगे तो भी चल जाएगा साहब, पर हाँ उस इनवॉइस पे सीरियल नंबर ऑफ दी कस्टमर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं है चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड वो इनवॉइस, वो डॉक्यूमेंट आप कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे बैंक स्टेटमेंट दे दिया वो अपने आप में इनवॉइस माना जाएगा। क्लियर। एंड सर वहां पे बोल दिया क्या डिजिटल सिग्नेचर और सिग्नेचर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट। बेटा अगर आप ई इनवॉइस, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर बेस्ड इनवॉइस इशू करो तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। देन जीटीए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है इन रिलेशन ट्रांसपोर्ट बाय रोड करता है गुड्स का, तो ऐसे कैसे बोल दिया उसको नॉर्मल बिल तो इशू करना ही करना है, साथ में कंसाइनमेंट नोट भी इशू करना, और कंसाइनमेंट नोट इशू कर दे या फिर इनवॉइस पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दे। अब कंसाइनमेंट नोट इशू करो या एडिशनल इन्फॉर्मेशन इशू करो, उस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, then name of the concerned consignee, registration number of the goods carriage मतलब vehicle का number, details of the goods transported, place of origin and destination of the goods, then GST number of the person who is liable for paying the tax, whether consigner consignee या जीटीए खुद, और जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है रूल नंबर 46 में जो इनवॉइस की सारी इन्फॉर्मेशन थी वो तो है ही है सर। सर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर के केस में देखना, जैसे रेलवे, एसी रेलवे में ट्रैवल किया तो टैक्स लगता है, तो वहाँ पे टिकट जो होता है उसी को बिल मान लिया जाता है, वहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और टिकट को ही बिल मान लिया जाएगा। प्लस सर अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड प्रिंट किया है उन्होंने टिकट को, तो वहाँ पे सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो भी चल जाएगा। सर अगर आप मूवी देखने गए किसी मल्टीप्लेक्स थिएटर में, अब सर वहां पर जो टिकट इश्यू होता है उसी को बिल मान लिया जाता है, वहां पर रेसिपिएंट का डिटेल नहीं है चल जाएगा। सर ध्यान देना बेटा, सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट एंड सेड इलेक्ट्रॉनिक टिकट शैल बी डीम्ड टू बी अ टैक्स इनवॉइस। अगेन सर ध्यान देना, हाउएवर द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज इन स्क्रीन अदर देन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन मे एड हिज ऑप्शन फॉलो दिस प्रोसीजर। मतलब मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पे तो ये प्रोविजन है ही है सर, नॉर्मल थिएटर में अगर आप जाते हो वहां पे भी वो चाहे तो ये फॉलो कर सकते हैं प्रोविजंस को, कोई दिक्कत नहीं सर। टिकट को इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू कर दो तो आपको नॉर्मल रेसिपिएंट की इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, उसी टिकट को हम मान लेंगे क्या इनवॉइस है साहब। क्लियर। अब आ रहा है क्या डिलीवरी चालान। सर डिलीवरी चालान क्या होता है भाई, जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो हो रहा है पर वो अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई हो रहा है। जैसे आप जॉब वर्कर क्या कोई गुड्स भेज रहे हो, कोई रिपेयरिंग के लिए गुड्स भेज रहे हो, अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई गुड्स भेज रहे हो, या फिर कोई भी नोटिफाइड गुड्स सर्विस सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नोटिफाइड या फिर आप लिक्विफाइड गैस सप्लाई कर रहे हो सर, जहां पे क्वांटिटी ऑफ द गुड्स इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल, वो पाइपलाइन के थ्रू गैस सप्लाई कर रहे हो। अब ऐसे केस में यू विल इश्यू डिलीवरी चालान एट द टाइम ऑफ रिमूवल। सर बाद में जब फाइनल हो जाता है कि सप्लाई है कि नहीं है, कितना है, तो आप टैक्स इनवॉइस इशू कर देना। अच्छा डिलीवरी चालान पे कंटेंट क्या होना चाहिए, सारे कंटेंट जो टैक्स इनवॉइस में लिखे वो सारे इनवॉइस में भी, जो वो सारे कंटेंट डिलीवरी चालान पे भी होना चाहिए। बस डिलीवरी चालान और टैक्स इनवॉइस में फर्क क्या है, डिलीवरी चालान के बेस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, पर टैक्स इनवॉइस इशू करते ही टाइम ऑफ सप्लाई आता है, टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। डिलीवरी चालान भी 3 कॉपी में इशू होगा, ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, duplicate for transporter, duplicate for assessee himself, for concerner himself. Then goods transported in SKD और CKD condition sir, और in batches और in lots। सर कभी भी गुड्स लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में या बैच में या सेमी नॉकडाउन कंडीशन या नॉकडाउन कंडीशन में रिमूव होता है, तो ऐसे केस में क्या करने का होता है सर, जब फर्स्ट लोड रिमूव होता है तभी पूरी लोड का आपको पूरे गुड्स का वैल्यू का टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है, और टैक्स इनवॉइस आप कस्टमर को नहीं बेच सकते उस टाइम पे सर, पर हर जो पार्ट या लोड रिमूव हो रहा है उसका रेस्पेक्टिव डिलीवरी चालान आपको इशू करना पड़ेगा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे डिलीवरी चालान जो रेस्पेक्टिव लोड है उसका, प्लस पूरे जो टोटल इनवॉइस है, जो एक सिंगल इनवॉइस आपने एट द टाइम ऑफ फर्स्ट लोड ही आपने इशू कर दिया उसका फोटोकॉपी भी साथ में देंगे। क्लियर। पर सर जब लास्ट लोड जाएगा तब आप ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस भेजेंगे। क्लियर। दिस इज हाउ सिस्टम इज मेड। मतलब क्या पता है क्या है, फर्स्ट लोड निकलते वक्त ही पूरे वैल्यू का टैक्स इनवॉइस इशू करने की वजह से सप्लायर पे टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी, पर रेसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलेगा साहब, जब उसको लास्ट लोड या लास्ट बैच रिसीव होगा तब मिलेगा उसको साहब। क्लियर। डन। सरकार आइए कुछ सर्कुलर्स भी है वो भी बात कर लेते हैं हम। सर अरे नारायण को कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा,
सरकार ये कमेंट बॉक्स के अंदर मैं वेट करता हूं आपके रेस्पॉन्स का कि माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ऊपर लिखा है क्या, जस्ट कीप काम एंड से माहौल। सरकार सर ध्यान देना है, गला पूरा सूख हो जाता है जब इतना फास्ट बोलते हैं तब, पर सर अल्टीमेटली आपकी सक्सेस है हमारी सक्सेस है, माहौल बनना चाहिए आपके इन पे पूरा होना चाहिए, विच इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस। सर जिस तरह से आपका परिवार आपके साथ है, हम भी आपके साथ है सर, बस आपकी सक्सेस है हमारी सक्सेस है, पर हाँ दिल लगा के पढ़ाई करो बच्चों, क्योंकि सर अल्टीमेटली जो भी हम हैं, जितना भी हम हैं, वो आपकी वजह से ही है। बस अच्छे से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो। ये लेक्चर जो है ना सर, रिवीजन लेक्चर जो यूट्यूब पर है, ये हर बच्चा भले वो मेरे से पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सर कोई लोड नहीं, सबके साथ आप शेयर करो, सब देख सकते हैं इसको, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए इन रिवीजन लेक्चर्स का, क्योंकि दीज आर वेरी मच यूजफुल, और ये सर करियर बना देंगे आपका इंडायरेक्ट टैक्स को लेके। सरकार आइए, सर्कुलर क्या कहता है साहब, अगर आपने कोई गुड्स, सर गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, भाई मैं गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब मान लो मैं टी शर्ट बेचता हूं सर, 1000 टी शर्ट लेके मैं निकला, पर सर मेरे कस्टमर जो है वो अलग अलग शहरों में लोकेटेड है, मैं होलसेलर हूं, मैं छोटी छोटी दुकान जाके उसको कस्टमर को दिखाता हूं शर्ट, सर जितना पसंद आएगा वो खरीदेगा, बाकी मैं वापस ले जाऊंगा आगे। तो सर जब मैं ओरिजिनली गुड्स लेके निकला, 1000 शर्ट थे मेरे पास, टी शर्ट थे सर, तो 1000 का मैं डिलीवरी चालान इशू करूंगा गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे। जब कस्टमर क्या गया उसको 200 शर्ट पसंद आया, 200 का मैं टैक्स इनवॉइस वही इशू कर दूंगा, बिल बुक साथ में लेके जाऊंगा मैं। फिर अगले कस्टमर क्या गया, उसको 100 शर्ट पसंद आया, 100 का टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। ऐसे ही सर रेस्पेक्टिव सप्लाई होता जाएगा, टैक्स इनवॉइस इशू करता जाऊंगा। जब लास्ट में आऊंगा तब मान लो 300 शर्ट बचे मेरे पास, तो 300 शर्ट मेरे पास रहेंगे, 700 का टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। क्लियर, दिस इज हाउ सिस्टम इज। और हाँ, अगर मैं गुड्स बेचते बेचते पास वाले स्टेट में चला गया, सर दूसरे स्टेट में चला गया, तो मेरा सप्लाई है, तो राजस्थान से तो मान लो मैंने मूवमेंट शुरू करी थी और मैंने गुड्स बेचा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, तो उस पर बिल पे मैं IGST लगाऊंगा। सेम स्टेट में अगर सेल हुआ तो CGST और SGST लगाऊंगा। क्लियर, डन। सेकंड सर, सेम सर्कुलर सेम थीम पर है सर, अगर मैं एक आर्टिस्ट हूं मान लो, आई मीन आर्टिस्ट, सर इतना शानदार ड्राइंग बनाता हूं सर कि लोग देख ले दिमाग खराब हो जाए, घोड़ा घास खा रहा है सर, दिमाग खराब हो जाए आदमी का। सर इतनी शानदार कोई पेंटिंग बना सकता है क्या सर? मैं सर मान लो एक आर्टिस्ट हूँ, आर्ट वर्क बनाता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, पेंटिंग बना के बेचता हूँ सर, लाखों करोड़ों में पेंटिंग बिकती है। आप देखेंगे तो आपको पेंटिंग समझ नहीं आएगी, क्योंकि सर मेरे को भी समझ नहीं आया आज तक। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है, जब भी कोई आर्ट एग्जीबिशन होता है, आर्ट गैलरी लगती है साहब, वो आर्ट गैलरी वाले मेरे को अप्रोच करते हैं, मंगल जी आपने जो पेंटिंग बनाई है उसमें से 100 पेंटिंग हमको वहां पे हमारे आर्ट एग्जीबिशन में एग्जिबिट करना है, भेजिए। अब जब मैं वहां एग्जीबिशन के लिए भेज रहा हूं तो वो सप्लाई तो हुआ नहीं भाई, तो आई विल जस्ट इश्यू अ डिलीवरी चलाना 100 पेंटिंग्स मेरे यहाँ से एग्जीबिशन के यहाँ पे, भले एग्जीबिशन मेरे स्टेट में रहो किसी और स्टेट में रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर जब पेंटिंग वहां पे लोग देखने आएंगे, उनको पसंद है, उन्होंने खरीदी, मान लो 70 पेंटिंग खरीद ली साहब, 70 का रेस्पेक्टिव मैंने टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा, 30 वापस आ जाएगी थ्रू डिलीवरी चालान। भारत माता की जय सर। तो सर अगर सेम स्टेट में सेल हुई तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, CGST और SGST लगेगा, दूसरे स्टेट में सेल हुई तो IGST लग जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। पर जब मेरे यहाँ से गैलरी में जा रहा है गुड्स, तब वहां पे टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, वो तो केवल डिलीवरी चालान के थ्रू जाएगा, क्योंकि वहां पे जब मेरे यहाँ से आर्ट गैलरी गुड्स जा रहा था वो सेल नहीं हुआ, तब तो केवल वो सेल ऑन अप्रूवल बेस पे जा रहा है गुड्स। ओके, डन। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट सेक्शन नंबर 34। सरकार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब इशू होता है? एक सेकंड पानी पी लिया क्या सर? सॉरी, आपके पास तो ऑप्शन है, मंगल को चुप कर रहा हूं, एक पॉज का बटन दबाया, मंगल चुप, मंगल बोलना चालू कर, वापस चालू किया, मंगल चालू सर। पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है सर? इसलिए दिल थाम के पढ़िए और कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िए। डेबिट नोट क्रेडिट नोट सर, सबसे पहली बात, अगर कभी भी अमाउंट ऑफ टैक्स इनवॉइस सर, या फिर सर सुनना मेरी बात ध्यान से सर, वेयर द टैक्सेबल वैल्यू टैक्स चार्ज, जो वैल्यू ऑफ गुड्स था या वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस था और टैक्स था, वो टैक्स इनवॉइस में ज्यादा लिख दिया था आपने, जबकि बाद में जो एक्चुअली डिसाइड हुआ कम हुआ सब। तो ऐसे केस में सर, या फिर सर हो सकता है ना रीनेगोशिएट हो गया सर, या फिर सर क्वांटिटी जो आपने भेजी वो डेफिशिएंट थी, कम थी, क्वालिटी जो थी वो सही नहीं थी, तो सर या फिर उसने गुड्स रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, तो ऐसे केस में सर आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। अब सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा रेसिपिएंट पे, क्रेडिट नोट की वजह से उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, पर कंडीशन क्या है? रेसिपिएंट उतना प्रोपोर्शनल इनपुट टैक्स क्रेडिट कम कर दिया होना चाहिए, रिवर्स कर दिया होना चाहिए, प्लस क्रेडिट नोट इश्यू करने का एक टाइम लिमिट दे रखा है साहब। क्रेडिट नोट इशू करने का एक टाइम लिमिट है, जिस फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन था, सप्लाई था, टैक्स इनवॉइस था, वो फाइनेंशियल के वो टैक्स इनवॉइस इशू करने के बाद उस फाइनेंशियल में कभी भी, पर उसके बाद भी
सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा, उसके बाद आप इश्यू नहीं कर पाएंगे। बस एक और बात ध्यान रखना, जितना क्रेडिट नोट के बेस पे आपकी लायबिलिटी कम है उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रेसिपिएंट ने रिवर्स किया होना चाहिए। सेकंड थिंग, डेबिट नोट कब इश्यू होगा? अगर टैक्सेबल वैल्यू जो बाद में डिसाइड हुई वो हायर हुई, प्राइस रीनेगोशिएट हो गया, प्राइस बढ़ गई, एस्केलेशन क्लोज था, सर टैक्स जो आपने रेट लगी थी 5% थी, बाद में पता पड़ा 18% लगाना था सर, तो सर जो अमाउंट ऑफ टैक्स था या अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई था, वो जो टैक्स इनवॉइस में आपने लिखा जो फाइनल बाद में हुआ वो ज्यादा था सर। तो टैक्स इनवॉइस में कम लिखा होता, फाइनल ज्यादा हुआ, तो डेबिट नोट आप रेज करेंगे डिफरेंस अमाउंट का, सर उसके बेस पे कस्टमर को क्रेडिट मिल जाएगा। डेबिट नोट इश्यू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, डेबिट नोट के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट मिल जाता है। सरकार आइए एक और सर्कुलर बता देता हूं मैं आपको, टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स और मेडिसिन के लिए। नो डाउट ये सर्कुलर जो था वो टाइम एक्सपायर्ड मतलब जो दवाई होती है ना बेटा उसके लिए था, पर बाद में सर्कुलर एंड में लिखा था कि सेम कंडीशन अगर किसी और ट्रांजेक्शन में होती तो वहां पे भी ये सर्कुलर आप अप्लाई कर सकते हो। सर्कुलर टू क्लेरिफाई द प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग। देखो सर दवाई के जो एक्ट बने हुए उसके हिसाब से अगर कोई दवाई एक्सपायर हुई थी तो वो दुकानदार का राइट है कि सर रिटेलर होलसेलर को देगा, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पावर है कि वो मैन्युफैक्चरर को रिटर्न करे और मैन्युफैक्चरर को दवाई लेनी पड़ेगी। अब सर ऐसे केस में रिटर्न जब होती है तब ऐसे केस में कैसे रिटर्न होगी? थ्रू क्रेडिट नोट होगी बेटा। तो सर सप्लायर जिसने दवाई बेची थी वो अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इश्यू करेगा और दवाई आ जाएगी डिलीवरी चालान के थ्रू। सेकंड बात, अगर क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम लिमिट निकल गया, क्योंकि क्रेडिट नोट मैक्सिमम कब तक इश्यू कर सकते हो? अगले साल की सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक बेटा, उसके बाद क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर पाएंगे। अभी हमने पढ़ा ना सर, ये रहा सर, और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक ही क्रेडिट नोट इश्यू कर पाएंगे, बाद में इश्यू नहीं कर सकते बेटा। क्लियर? अब मान लो दवाई की लाइफ तो 5 साल थी, 5 साल बाद दवाई आ रही वापस रिटर्न होगी तो क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम निकल गया, तो यहाँ गवर्नमेंट ने दूसरा ऑप्शन दिया कि जब जब और जो जिसको आपने गुड्स बेचा था, जैसे होलसेलर ने रिटेलर को गुड्स बेचा था दवाई, तो रिटेलर जब दवाई रिटर्न करेगा था वो ये मान लेना कि वो रिटेलर ने वो दवाई बेची है किसको, सेल करी किसको, होलसेलर को, होलसेलर ने बेची दवाई किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बेची मैन्युफैक्चरर को, और ऐसे केस में वो रेस्पेक्टिव जितने में परचेज किया था उतने का अमाउंट का टैक्स इनवॉइस इश्यू कर देंगे सर। तो रेस्पेक्टिव उनके क्या होगा सर, सब रेसिपिएंट के लिए वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करेगा किसको, होलसेलर को। तो ऐसे केस में मान लेंगे कि इतना गुड्स बेचा है किसने, रिटेलर ने होलसेलर को, तो उसकी लायबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, मतलब आईटीसी ऑटोमेटिक रिवर्स हो गया, एंड जिसके पास गुड्स आएगा वो क्रेडिट लेता जाएगा बेटा। पर अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर क्या करेगा सर, जब दवाई उसके पास आएगी तब वो दवाई को डिस्ट्रॉय करेगा अप टू द लेवल ऑफ नॉन रिकवरी। तो सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर H हमने पढ़ा हुआ है, ब्लॉक क्रेडिट, कि सर अगर कोई गुड्स आप डिस्ट्रॉय करते हो, लॉस करते हो, तो ऐसे केस में उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर दवाई रिटर्न हुई है थ्रू क्रेडिट नोट, तो ऐसे केस में उस दवाई के मैन्युफैक्चर करने में जो भी रॉ मटेरियल काम आया था, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स काम आया, उसका प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। पर सर दवाई अगर रिटर्न हुई थ्रू टैक्स इनवॉइस के थ्रू में, तो उस टैक्स इनवॉइस पे जितना टैक्स लगा हुआ था उसका क्रेडिट पूरा पूरा उसको रिवर्स करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को, अगर वो दवाई एक्सपायर ड्रग को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है अप टू द लेवल ऑफ नॉन रिकवरी। तो सर नेक्स्ट है क्या, क्लेरिफिकेशन रेस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट एंड रिफंड वाउचर इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। जब कोरोना आया था बेटा तब कई सारे सप्लाईज रुक गई थी बेटा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब बंद हो गया था सर। तो ऐसे केस में क्रेडिट नोट जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए थे उसके लिए क्रेडिट नोट रिफंड वाउचर का सर्कुलर इश्यू का कोई नया बात नहीं है सर, यहां बोल दिया क्या, अगर मान लो आपने कोई सर्विसेज के लिए एडवांस पेमेंट ले लिया था पर ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेज आप वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जो आपने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया, आपने आपको एडवांस रिसीव हुआ, मान लो मेरे को एडवांस रिसीव हुआ तो मैंने आपको सर टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया था, तो सर अब मैं उस एडवांस को वापस रिफंड कर रहा हूं आपको, तो सर मैं क्रेडिट नोट इश्यू कर दूंगा सर, उस क्रेडिट नोट के बेस पे मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी सर। जिस महीने में मैंने क्रेडिट नोट इश्यू किया है उस महीने में मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर उस महीने में कोई लायबिलिटी अगर मेरी नहीं है तो मैं जो एक्सेस टैक्स पे किया था सर, वो एडवांस पे जो मैंने टैक्स पे किया उसका रिफंड लेके आ सकता हूं सर। रिफंड क्लेम करते हुए मैं लिखूंगा एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी इन फॉर्म जीएसटी RFD 01, रिफंड का RFD 01 इज द फॉर्म, और सर इसके थ्रू मैं रिफंड ले सकता हूं गवर्नमेंट से। सेकंड केस, अगर मैंने मान लो कभी एडवांसेस रिसीव हुए थे और एडवांस में मैंने सर रिसीट वाउचर इशू किया था, क्या इशू किया था बेटा, रिसीट वाउचर, सर रिसीट वाउचर इशू किया था तो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया होगा सर्विसेज के केस में। अब सर मैं आपको कोई किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो जो अमाउंट मैं आपको रिफंड कर रहा हूं उसके लिए क्या इशू कर दूंगा, रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा, और रिफंड वाउचर इशू करके सर जो मैंने एडवांस पे टैक्स पे किया था उसका मैं रिफंड लेके आ सकता हूं अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इन फॉर्म नंबर अगेन GST RFD 01। सेम वे सर अगर गुड्स का केस था बेटा, अगर मैंने गुड्स सप्लाई करी, आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया पर बीच में ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है, किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो सर जो गुड्स रिटर्न हो गई मेरे पास उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, और क्रेडिट नोट इशू करके जिस महीने मैंने क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर लायबिलिटी नहीं तो मैं उसका रिफंड लेके आ सकता हूं सर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी थ्रू फॉर्म नंबर GST RFD 01 के थ्रू। क्लियर? सेम बात है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई वो यहाँ पे रिपीट हुई सर्कुलर के थ्रू। आइए सर अगला सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, छोटा सा पॉइंट बचा है, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन 32। ये बोलता है क्या, अगर आप GST में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड बात, अगर आप GST में रजिस्टर्ड हो तो
आपकी मर्जी उतना कलेक्ट करोगे क्या? नहीं, जितना टैक्स की रेट है उतना ही टैक्स कस्टमर से लोगे। सर एग्जामिशन है तो गुड्स पे अगर एग्जामिशन दिया, सर्विसेज पे एग्जामिशन दिया तो आप टैक्स नहीं लोगे। सर कुल मिला के जितना टैक्स बनता है उतना ही कस्टमर से लेना, एक्सेस नहीं लेना भाई। सर देना आता है क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस और द डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 33 बोलता है क्या, जो भी आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो उसमें टैक्स का अमाउंट अलग से इंडिकेट होना चाहिए। सर बिल जो होता है वो कभी भी इंक्लूसिव टैक्स का नहीं हो सकता। देन फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू द रेसिपिएंट, सेक्शन नंबर 31 बोलता है क्या, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो सर कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई कर सकती है। नोटिफाई करके बोल सकती है क्या, तुमको कस्टमर को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का ऑप्शन देना ही पड़ेगा। क्लियर? ऐसा गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है। यहां से पावर मिला सरकार को। इसी के साथ भारत माता की जय। एंड सर आई होप आपके एंड पे रिवीजन हो रहा है। एंड सर इसी के साथ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अब बस ये देख लीजिए क्या लिखा है ऊपर, कीप काम, माइंड को रिलैक्स रखिए, पढ़ाई करिए एंड सर से माहौल। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, ओम शांति शांति शांति, बाय।